और पाकिस्तान में बांझपन के इलाज के लिए IVF का जो आगाज़ था वो 1984 में हुआ था और अब ये ट्रेंड बहुत तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। और ये तरीका इलाज कितना महफूज है और प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी पेचीदगियाँ हो सकती हैं और इनसे कैसे हम बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रोहिना कुल हैं, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर रोहिना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ लाहौर में। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर रोहिना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आम जुबान में जिसको IVF कहा जाता है और उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, उस ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत सारा लोग जानते भी हैं और मिसकंसेप्शंस भी हैं उनकी कुछ। तो इस ट्रीटमेंट के हवाले से हमें बताइएगा कि अगर ये ट्रीटमेंट क्या है, दूसरा इससे पहले जो कपल है जिनके घर औलाद नहीं है उनको क्या क्या इक़दामात उठाने चाहिए कि उनका जो बेबी का एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। अच्छा जी, पहले तो ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको आम जुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी इस कॉल्ड IVF प्रोसीजर, IVF ICSI प्रोसीजर होता है। ये उन जोड़ों के लिए होता है जो कुदरती तौर पर कोशिश करते हैं या बाकी दवाइयों से या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन से उनके औलाद नहीं हो पाती है और वो स्टिल इनफर्टाइल होते हैं। तो फिर हम आगे टेक्निक्स पे चलते हैं और वो IVF है, द लेटेस्ट टेक्निक। यानी हम ये अज्यूम करते हैं कि औरत के अंदर उनके यूट्रस में वो बच्चा पल बढ़ नहीं सकता या ऐसा कोई मसला है कि वो कंसीव नहीं कर पाती है, तो हम उनके ट्यूबों को बाईपास करके औरत को इंजेक्शंस लगते हैं, उनके अंडे बनते हैं, उनके जिस्म के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है। उनके जिस्म से वो फॉलिकल्स रिट्रीव करके मियाँ के स्पर्म्स के साथ मैच करके एक एम्ब्रियो, जिसको आम जुबान में बीज कहते हैं, वो लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है। ओके। जब बीज लेबोरेटरी में तैयार हो जाता है तो फिर हम उसको औरत की बच्चेदानी या यूट्रस में रख दिया जाता है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है IVF के नाम से। ये 4 to 6 वीक्स का प्रोसीजर है। ठीक है, ये एक सेफ प्रोसीजर है एंड इट्स क्वाइट अवेलेबल इन पाकिस्तान अराउंड नाउ, काफ़ी कॉमन है। अच्छा। अब आपने कहा कि इससे पहले क्या होना चाहिए। ये बात बहुत दफ़ा हुई है कि जो भी इनफर्टाइल कपल है सबसे पहले तो उनको अपनी अच्छी खुराक रखनी चाहिए। तो औरत को अब तक एक नॉर्मल, मर्द को भी इवन डाइट, खुराक, वर्जिश, ये सारे करने चाहिए। अगर मर्द कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई अल्कोहल, कोई ड्रग, कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो छोड़ दे, ताकि उनके चांसेस ऑफ कंसेप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। औरत का वज़न ज़्यादा है तो अपना वज़न कम करे ताकि उससे भी उनके कंसेप्शन, कोई और मेडिकल कॉजेज़ है उसकी, वो ठीक करे। अगर इनफर्टिलिटी की वजह PCO या फिर फाइब्रॉइड्स या कोई और ऐसी वजह, या मर्द के जरासीम कम हो या बिल्कुल ही ना हो, तो पहले उनको ट्रीट किया जाता है ताकि वो IVF में उनका सक्सेस रेट ज़्यादा हो। तो सक्सेस रेट कितना है, कितनी रेशो है इस? IVF में सक्सेस रेट, अब तो टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड टू मच, तो पहले ये टेक्निक जो थी इससे सक्सेस रेट 40 to 45% था। ओके। बट नाउ विद द ट्रेमेंडस इंक्रीज ऑफ द टेक्नोलॉजी, the success rate has gone up to 55 to 60, even to 65%। मतलब ये बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है, because technology has been improved so much। तो उसकी वजह से it's a good news for all कि ठीक है, कॉस्ट भी बढ़ रही है लेकिन सक्सेस रेट भी इसका काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन जो ये करवा रहे हैं IVF, उसके करवाने के बाद फिर उस कपल को कितनी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है और फिर क्या क्या करना चाहिए उन्हें? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि जी, एक तो मेजॉरिटी कपल्स किसी को बताना नहीं चाहते कि हमने IVF कराया, एग्जैक्टली, या अगर करवा लिया और हो गया, प्रेगनेंसी हो गई तो अब उसकी और क्या एहतियात है। वंस यू कंसीव थ्रू IVF, अगर कपल को हमल हो गया IVF से, तो उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता चलेगा। ठीक है। जब एक कंसीव हो जाता है तो फिर वो एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह मूव ऑन करती हैं। हाँ, उसमें एहतियात इसलिए ज़्यादा होता है कि ये एक प्रेशियस प्रेगनेंसी है, ये एक प्रेशियस बच्चा है, जहाँ उनको 2 साल, 5 साल, 10 साल तक बच्चा नहीं, और अब अल्लाह ने उन पर करम किया और उनका एक बच्चा हो गया थ्रू IVF, तो उसकी एहतियात थोड़ी सी ज़्यादा है। यानी डाइट का ख्याल, आराम करें, बहुत सफ़र ना करें और इस तरह की चीज़ें। अदर देन दैट इट गोज़ एज द रेगुलर प्रेगनेंसी गोज़। ठीक है, लेकिन बहुत से, जैसे मैं आपसे बात भी करी थी डॉक्टर रहीना, कि बहुत से ऐसे भी कपल्स को जानती हूँ मैं, या ऐसी ख़वातीन को कि उन्होंने 2-2, 3-3 दफ़ा IVF करवाया है लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह के भी केसेस होते होंगे? देखो, एज आई मेंशन, IVF में सक्सेस रेट इज़ 50 to 60%। तो 40% वो कपल्स हैं जो नहीं कंसीव कर पाते। अब जब आपने कहा कि वो बार बार नहीं कंसीव कर रहे हैं, करान, then there is another technology as well। फिर हम उनको PGT ऑफर करते हैं। ओके, ये एडवांस टेक्नोलॉजी, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है कि क्यों नहीं, या उनका जो वो बेसिक कॉज है उसको कोई ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि या मियाँ के स्पर्म्स बहुत ज़्यादा कम है या औरत के बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स कम है, उनको पहले वो दवाइयाँ दी जाती हैं। देयर आर कपल्स हु कैन नॉट इवन कंसीव, जो 3 या 4 या 5 दफ़ा भी करा लेते हैं, वो नहीं कंसीव कर पाते हैं। वाई? बिकॉज मैं हर कपल को ये कहती हूँ, एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट गॉड। ठीक है, एक तरीका इलाज है,
जब हम पैनाडोल की गोली खाते हैं तो इस उम्मीद से खाते हैं कि हमारा सर दर्द ठीक हो जाएगा, होता है नहीं होता वो बात की बात है। तो बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनका कंसीव नहीं होता एंड देन वी मूव ऑन टू एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन अगेन डिपेंड करता है, अगर बिल्कुल ही स्पर्म्स नो हैं या बिल्कुल ही फॉलिकल्स या एग्स औरत में ख़त्म हो गए हैं, देन देयर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन डू। इसलिए बार बार इस प्लेटफॉर्म से मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर किसी कपल को इनफर्टिलिटी है तो गो इन द राइट डायरेक्शन, ताकि आपका जो इलाज है वो सही वक्त पे सही जगह पे हो, सही उम्र में हो। जब औरत की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो फिर IVF का सक्सेस रेट भी बहुत नीचे चला जाता है, लेस देन 5% हो जाता है अगर आप 45 से ऊपर एज पे चले जाते हो तो। ठीक है। और जैसे अभी आप बात करी थी PGT की, तो उस हवाले से बताइए, ये नई टर्म हम लोगों ने सुनी है और ये कितनी एडवांस है? PGT इज़ बेसिकली प्री जेनेटिक टेस्टिंग या प्री जेनेटिक टेक्निक इसको कहते हैं। ये टेक्निक वो है, जैसे बहुत से बच्चे कपल्स ऐसे हैं जिनके रिकरेंट मिसकैरेजेस यानी बार बार उनका हमल ज़ाया होता है, या उनके एबनॉर्मल कोई बच्चा हो पहले से, या उनकी फैमिली में कोई एबनॉर्मल बच्चे रन कर रहे हैं और उनको ये डर है कि हमारा बच्चा भी एबनॉर्मल ना हो जाए। ठीक है। तो ये उनके लिए है। इट गोज़ एज IVF, बिल्कुल IVF की तरह का एक प्रोसीजर होता है। औरत को इंजेक्शंस लगते हैं, उनके फॉलिकल्स बनते हैं, अंडे निकाल के उनको स्पर्म्स के साथ मैच करके बीज तैयार किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, उस जो एम्ब्रियो बनता है उसकी बायोप्सी होती है और वो उसकी एक एक जीन्स यानी जैसे 21-24 जीन्स हैं उनकी टेस्टिंग होती है कि क्या जीन्स नॉर्मल है कि नहीं। ठीक है। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक जीन जेंडर का भी है उसमें। ओके। तो हमें इम्प्लांट करने से पहले उस एम्ब्रियो यानी उस बीज का जेंडर भी पता लग जाता है। ठीक है। तो बहुत से लोग इसको बिल्कुल ऑथेंटिक भी कराते हैं कि हमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, हमने कराना है, लेकिन फिर बहुत से लोग इसको सोशल प्रेशर की वजह से, यानी जिसका बेटा पहले से नहीं या बेटी नहीं है, वो जेंडर सिलेक्शन के लिए भी कराते हैं। और पाकिस्तान में कॉमन है, बहुत से लोग जेंडर चूज करते हैं। डॉक्टर